कभी कभी इतिहास किसी किताब में नहीं बल्कि एक अपमान की आग में लिखा जाता है। सोचिए, एक साधारण सी लड़की, सफेद सूती साड़ी, पैरों में सस्ती चप्पल, जेब में कुछ नहीं, लेकिन दिल में ऐसा तूफान जो पूरी सत्ता हिला दे। एक दिन वही लड़की सत्ता के सबसे ताकतवर दरवाजे के बाहर न्याय की मांग लेकर बैठी थी। फिर अचानक जो हुआ, उसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। भीड़, धक्का मुक्की, पुलिस, चीखें और फिर ऐसा अपमान जिसने उसके भीतर एक ऐसी कसम को जन्म दिया जिसने 34 साल पुरानी सत्ता की जड़ें हिला दी। कौन थी वो लड़की? कैसे गरीबी, संघर्ष, अपमान और बगावत की राख से निकलकर वो एक राज्य की सबसे ताकतवर शख्सियत बन गई? कैसे एक ट्यूशन पढ़ाने वाली, दूध बेचने वाली लड़की ने देश की राजनीति में अपना ऐसा नाम बनाया कि लोग उसे फायर ब्रांड और आयरन लेडी कहने लगे? आज की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, ये कहानी है जिद, साहस, बदले और सत्ता तक पहुंचने वाले उस सफर की, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस लड़की की कहानी जिसने ठान लिया था, वापसी होगी मगर झुक कर नहीं, राज करके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब ममता बनर्जी राजनीति में नहीं आई थीं, तो एक समय वो मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर एक पीड़िता के लिए धरने दे रही थीं। और तभी कुछ पुलिस वाले आते हैं और उनकी चोटी पकड़कर उनको घसीटने लगते हैं, उनके कपड़े फाड़ देते हैं, उनकी साड़ियां फाड़ देते हैं। इस अपमान का ये असर हुआ कि उनके दिल में एक ऐसा प्रतिशोध जन्म लिया, जिसके बाद उन्होंने उसी मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर कसम खाया कि मैं इस जगह पर तभी लौटूंगी जब मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। और आगे चलकर वही लड़की उस राज्य की मुख्यमंत्री बनती है। आज मैं ममता बनर्जी के बारे में ऐसी कहानियां लेकर आया हूं जो दावा कर सकता हूं कि इससे पहले आप उस कहानियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब ममता बनर्जी इतनी गरीब हुआ करती थीं, एक लड़की इतनी गरीब हुआ करती थी कि वो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूध बेचा करती थी। एक ऐसी गरीब लड़की जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। एक ऐसी गरीब लड़की जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों के घर पर काम करने जाती थी। आज उसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पूरी कहानी लेकर आया हूं, जिसे इंदिरा गांधी के समय में छोटी इंदिरा तक कहा जाने लगा था। देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरी जानकारी को एक एक करके आपको देते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों ममता बनर्जी के शुरुआती जीवन से और उनके गरीबी की दास्तान से। दोस्तों, वो साल 1955 का था। वो जगह कोलकाता थी, बंगाल की। मध्यम वर्गीय परिवार में 5 जनवरी को एक लड़की का जन्म होता है। नाम रखा जाता है ममता बनर्जी। पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी और सरकारी अधिकारी थी। दोस्तों, उनकी मां एक घर संभालने वाली औरत थी, गृहिणी थी, और उनका नाम था मां गायत्री देवी। घर में कुल तकरीबन 7 से 8 बच्चे थे और ममता बनर्जी वो सबसे बड़ी थी। दोस्तों, शाम को जब पिता घर आते तो बच्चों के साथ बात करते थे। माँ घर में रसोई में खाना पकाती थी और जीवन बड़ा खुशहाल बीत रहा था। लेकिन वो मात्र 17 साल की उम्र की हुई थीं, ममता की उनके पिता का साया उनके सर से उठ जाता है। सिर्फ 17 साल की, और उनके परिवार में जो उनके भाई बहन थे वो 7 से 8 थीं, और उसी समय उनके पिता का साया उठ जाता है। अब सोचिए कितना बड़ा दुखों का पहाड़ उस परिवार पर टूट जाएगा जिसके 7 से 8 या 9 परिवार में सदस्य हैं, और उनमें उन पिता का साया जो खिला रहा है, जिला रहा है, कमा कर ला रहा है, उसका साया उठ जाए तो उस परिवार पर क्या बीतेगा। मात्र 17 साल की उम्र थी दोस्तों जब 1972 के आसपास अचानक उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और कारण रहता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रह पाती है कि ये अच्छा इलाज करवा सकें, और इसी के अभाव में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब पिता चले गए तो पूरा बोझ आ जाता है मां पर, और पूरा बोझ आ जाता है ममता बनर्जी के कंधों पर। लेकिन ममता बनर्जी दोस्तों एक ऐसी साहसिक महिला थी जो इन परिस्थितियों से हार नहीं मानी, बल्कि इसका मजबूती से सामना किया। कहानी बहुत रोचक है, जितना सुनेंगे उतना आपके रोंगटे खड़े होंगे। दोस्तों, उस उम्र में ममता ने फैसला कर लिया कि अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी को संभालना पड़ेगा। सुबह ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, शाम को पड़ोस के दूध के दुकान पर वो काम करने जाती थी, और कभी कभी पैसों के लिए ही पड़ोसियों के घर पर पैसे कमाने के लिए जाती थी।
दोस्तों, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद एक चीज जो ममता बनर्जी नहीं भूली वो थी पढ़ाई। वो पढ़ाई लगातार जारी रखी और इसका हश्र ये हुआ कि वो इतिहास में बीए, फिर एमए, बीएड, एलएलबी और यहां तक कि कई सारी डिग्रियां उन्होंने हासिल की। दोस्तों, एक समय कहा जाता था और आज भी कहा जाता है कि वो भारत की पहली सबसे ज्यादा शिक्षित मुख्यमंत्री हैं। अब दोस्तों, इनके बारे में वो कहानी मैं आपको परत दर बताने की कोशिश करता हूं, परत दर परत, जो आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। राजनीति में इनकी शुरुआत कैसे हुई, राजनीति में कैसे एंट्री की, इसको समझिए। सबसे पहले छात्र राजनीति के सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पढ़ाई के दिनों में ही वो छात्र राजनीति में कूद पड़ी। कॉलेज में यूनियन चुनाव हुआ था और उसी यूनियन चुनाव में वो पहली बार जीत गईं। दोस्तों, उस समय हालत ये थे कि ये इतनी साहसिक महिला थीं, फाइनेंशियली कमजोर थीं, बाकी इनका साहस जो है वो और औरतों से और लड़कियों से काफी बेहतर था। जब भी चुनाव में भाषण देने की जरूरत पड़ती थी तो तुरंत सड़कों पर चिल्लाना शुरू कर देती थीं और तुरंत मोटिवेट करना शुरू कर देती थीं। वो लीडरशिप वाली क्वालिटी इनकी शुरू से ही थी। दोस्तों, ममता सिर्फ 15 से 16 साल की थी। ममता युवा कांग्रेस से उस समय जुड़ जाती हैं जब वो सिर्फ 15-16 साल की रहती हैं। अब बताइए, उसी समय वो जुड़ जाती हैं और उस वक्त इंदिरा कांग्रेस पूरी तरीके से देश में छाई हुई थी। उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। वो सड़क पर उतरती, माइक थामती और बिना किसी डर के बेतहाशा अपनी बातों को बोलने लगती। और इससे जो आसपास के लड़के थे, लड़कियां थीं, स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे और समाज था, वो इन बातों को बहुत गौर से सुनता कि एक लड़की जो सिर्फ 17-18 साल की है वो इतना शानदार भाषण दे रही है और उन बातों को कह रही है जिसका समाज पे सीधा असर पड़ रहा है। दोस्तों, ये तमाम चीजें होते होते ये हो गया कि उस छोटी सी उम्र में लोग इन्हें छोटी इंदिरा तक कह के बुलाने लगे। फिर आता है 1975। 1975 तो आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। और इसी समय दोस्तों, दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा पूरे देश में दे दिया था और ये जगह जगह पर रैलियां कर रहे थे। और इसी रैली के फहरिस्त में वो पहुंचते हैं सबसे दिलचस्प जगह, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जब वो एक बार पहुंचते हैं हजारों रैलियां करने के बाद, तो तभी उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से पहली बार होती है। और ये क्या होती हैं, जरा इसको ध्यान से समझिए। दोस्तों, तभी ममता बनर्जी अपने कुछ साथियों के साथ जब वो जानती हैं वो असल बात इंदिरा गांधी के आपातकाल जब लगा था 1975 में, तो उस दौरान इंदिरा गांधी के प्रति जो ममता बनर्जी की इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था अपना, कांग्रेस और इंदिरा गांधी के लिए। और इसका असर ये हुआ, जेपी नारायण विरोध में थे। उसके बाद जब वो आते हैं गाड़ी लेकर, अब सफेद कलर की एम्बेसडर कार लेकर आते हैं अपने साथियों के साथ, ये तुरंत चल देती हैं ममता बनर्जी। और उसके बाद जाती हैं सामने गाड़ी के लेट जाती हैं और लेटने के बाद जब गाड़ी रुकती है तो गाड़ी के बोनट पर तुरंत चढ़ के ताल ठोकने लगती हैं और कहती हैं कि जब तक मेरी मांगे नहीं मानी जाएंगी मैं इस गाड़ी से नहीं उतरूंगी। दोस्तों, ये वो वाकया था जिसके बाद पूरे देश में ममता बनर्जी का नाम होने लगा। नेशनल मीडिया और तमाम देश भर की मीडिया में, अखबारों में ये सुर्खियां बनने लगी खबर कि जेपी नारायण के बोनेट पर एक छोटी लड़की जो 20 साल की थी, वो लड़की जो है उस बोनेट पर चढ़कर ताल ठोक रही थी और आंख मिलाकर जेपी नारायण से बात कर रही थी। दोस्तों, कांग्रेस का झंडा वहां उन्होंने लहराया, चिल्लाकर कहा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो मैं यहां फांसी लगा लूंगी। पूरा बंगाल हिल गया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां और तस्वीरें लगातार ममता बनर्जी की छलने लगीं। खबर दिल्ली तक पहुंची और इंदिरा गांधी ने खुद उनको बुलाया। और इस बार इंदिरा गांधी जो हैं वो पश्चिम बंगाल की जो इस समय की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं उनको खूब सराहा और कहा कि बहुत शानदार काम कर रही हो। दोस्तों, ये वो पहला मौका था जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी बहुत अधिक प्रचलित हो चुकी थीं। अब कहानी आती है दोस्तों पहले चुनाव की। सियासत में पहली एंट्री समझिए। 1984 का समय था। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और उसके बाद सहानुभूति की लहर बहुत तेजी से चल रही थी। ममता सिर्फ 29 साल की थी और उन्होंने जाधवपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। विरोधी थे कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी। ममता के पास ना तो पैसे थे और ना तो उनका कोई परिवार का सपोर्ट था। उनको लड़ना था अपने साहसिक बल पर, उनको लड़ना था अपने कॉन्फिडेंस के बल पर और उनको लड़ना था उसी सादगी से।
और आगे चल के दोस्तों हुआ ये कि वो दिन रात पैदल तरीके से रात भर दिन भर प्रचार करती थीं। और आखिर में जीत उनकी सुनिश्चित हुई और 1984 के बाद वो लगातार 7 बार लोकसभा के ही सांसद के तौर पर चुनी गई। 1991, 96, 98, 99, 2004, 2009 लगातार। और कांग्रेस में रहते हुए वे कभी चुप नहीं रहीं। वो लगातार बगावती तेवर अपनाती रहीं। वो जो मन में आता था, जो उनको सही लगता था, वो एक ऐसी महिला थी, वो खुलकर इन तमाम बातों को बोलती थी। अब मैं दोस्तों आपको दूसरी कहानी बताता हूं। 1990 की बात है दोस्तों। इस दशक में ममता बनर्जी के तेवर को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों 1990 के दशक में उस समय के मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, ज्योति बासु उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और वैज्ञानिक तरीके से उनके ऊपर ममता बनर्जी चुनावी धांधली का आरोप लगाती हैं। और इस आरोप के बदले वो लोगों को इकट्ठा करती हैं, सड़क पर उतरती हैं, आवाज उठाती हैं और इसी तरीके से लगातार काम करती रहती हैं। 1990 में हजरा स्टेशन पर अचानक उन पर हमला होता है। उनका सिर फट जाता है, उनके रक्त जो है उसका स्राव होने लगता है। लेकिन ममता अस्पताल से सीधे वापस सड़क पर आ गईं। वो रुकी नहीं। और इसी हिम्मत की बात मैं बार बार कह रहा हूं। आज भी जब सदन में उनको बोलते हुए आप देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि वो कॉन्फिडेंस और साहस किस लेवल का है। दोस्तों जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसके बाद आता है 1993 में। एक दिव्यांग लड़की के साथ एक अनैतिक काम होता है। एक अनैतिक काम, कोई जो है सीपीएम के नेता या फिर कोई कार्यकर्ता उस लड़की के साथ, दिव्यांग लड़की के साथ कुछ अनैतिक काम करते हैं। और इसी अनैतिक काम के बाद जब जो आरोप लगता है वाम मोर्चा पर, तो पुलिस केस दबाने की कोशिश की जा रही थी। ममता ने उस लड़की का साथ लिया, उस लड़की के साथ लिया और उसके बाद उनको राइटर्स बिल्डिंग पर पहुंच गईं। राइटर्स बिल्डिंग तत्कालीन मुख्यमंत्री ऑफिस को कहा जाता था। दोस्तों बोली कि ज्योति बासु से मिलकर ही उठूंगी, न्याय मिलेगा तभी जाऊंगी। इस तरीके से धरने पर वो घंटों बैठी रहीं। पुलिस आई, अफसर आए, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मान रही थी। दोस्तों यही वो वाकया होता है कि उसके बाद उनका बाल पकड़ा जाता है, खींचा जाता है, साड़ी फाड़ी जाती है, धक्के मारे जाते हैं और उनको निकालकर अपमानित करते हुए बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन इसी राइटर्स बिल्डिंग पर दोस्तों उन्होंने एक कसम खाई। उन्होंने कहा कि इसी जगह पर मैं तब लौटूंगी जब मैं इस राज्य की मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। और यकीन मानिए दोस्तों, इस महिला के अंदर वो साहस था कि आगे चलकर उस राज्य की मुख्यमंत्री बनती है। ये वो कहानी थी दोस्तों जो बहुत यूनिक है और कम जगह प्रचलित है। दोस्तों ये देखिए, रामविलास पासवान के ऊपर फेंका सवाल। दोस्तों 1997 में जब रेल बजट पेश हो रहा था, रेल मंत्री थे रामविलास पासवान। ममता ने देखा कि बंगाल को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। बंगाल को कोई सुविधा ही नहीं रेल में दी जा रही है। इसमें ना कोई ट्रेन के लिए, ना तो कोई नया प्रोजेक्ट। सदन में उनको इतना गुस्सा आ गया दोस्तों कि उन्होंने ये देखिए तस्वीर, उन्होंने इतना गुस्सा आ गया कि वो ममता उठी, अपना साल उतारा और पासवान की तरफ फेंक दिया। सदन में पूरी तरीके से हंगामा मच दिया और ये घटना आज भी सबसे विवादित पलों में सदन में गिनी जाती है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर किस तरीके से वो अपना साल जो है उठाकर इनके ऊपर फेंक देती हैं। अब मैं तीसरी कहानी बताता हूं, दरोगा प्रसाद का कॉलर पकड़कर खींचना। दोस्तों 1998 का वो समय था, महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही थी सदन में और तभी जो है 33% सीटों को महिलाओं को देने की बात चल रही थी। समाजवादी पार्टी के और आरजेडी के लोग इसका विरोध कर रहे थे। सांसद थे समाजवादी पार्टी से दरोगा प्रसाद सरोज। स्पीकर की कुर्सी की तरफ उस बिल को बिगाड़ने के लिए पहुंचते हैं और जैसे ही वो स्पीकर की कुर्सी के बगल में पहुंचते हैं, उसके बाद अपनी कुर्सी से ममता बनर्जी छलांग लगाती हैं और उनके पास पहुंचकर उनका कॉलर पकड़कर उनको बाहर लेके खींचते हुए लेके आती हैं। दोस्तों ममता अचानक उठती हैं, उछलती हैं और वहां तक पहुंचती हैं और ये काम करने के बाद ये तमाम चीजें जो है पूरे सदन में लोग दंग रह जाते हैं कि इस महिला का साहस देखिए। दोस्तों कैमरे में ये पल जब कैद होता है तो साहसी महिला कहा जाता है, फायर ब्रांड नेता, ये तमाम चीजें इनको उपाधि दी जाने लगती है, ये संज्ञा दी जाने लगती है। और ये दोनों घटनाएं, शॉल फेंकना और कॉलर पकड़ना, ममता बनर्जी को सदन से एक अलग पहचान दे गई थी। दोस्तों वे कहती हैं कि मैं मुद्दों पर बोलती हूँ, चाहे जो भी सामने हो, मैं मुद्दे पर बोलती हूँ। और ये कहानी ये भी है दोस्तों कि एक पेंटिंग जिसकी वजह से इनको बहुत कम लोग जानते हैं ये बात कि ममता बनर्जी को पेंटिंग का शौक है। वो पेंटिंग करती हैं और जब खाली समय बचता है या फिर खाली समय निकालकर पेंटिंग का शौक है इसलिए पेंटिंग बनाती हैं। एक पेंटिंग उनकी जो बिकी थी वो 1,80,00,000 की बिकी थी। 1,80,00,000 में शारदा ग्रुप के सुदीप्त सेन ने इस तस्वीर को खरीदा था, इस पेंटिंग को खरीदा था और ऐसे बहुत सारे पेंटिंग खरीदे थे। उस समय आरोप लगा था ये फंडिंग को लेकर, गलत तरीके से फंडिंग को लेकर इनके ऊपर आरोप लगा था कि जो सस्ती पेंटिंग है उसको महंगी करके बेचा जा रहा है और उसका उपयोग जो है गलत चीज़ों में किया जा रहा है।
अब दोस्तों, कैसे बनाई गई टीएमसी पार्टी और टीएमसी पार्टी का असली मतलब क्या होता है? टीएमसी पार्टी बनाने के पीछे दोस्तों बड़ा एक कारण था। उस समय समाज जो कांग्रेस थी उससे इनकी नज़दीकियां जो है वो धीरे धीरे उसमें खटास आने लगी थी और ये दिक्कत पैदा करने लगी थी। उनसे 1998 आता है, कांग्रेस के साथ मतभेद बढ़ने शुरू होते हैं। ममता को ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस जो है वो वामपंथियों से समझौता कर रही है, सीपीआईएम से समझौता कर रही है, बंगाल की जनता को असली विकल्प नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो उनके सामने सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए हैं वामपंथियों के सामने। 1 जनवरी 1998 को नया साल का दिन, नई शुरुआत होती है और यहाँ पर ममता बनर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की स्थापना करती हैं। अब ये तृणमूल का मतलब क्या होता है? ग्रास रूट, ग्राउंड जीरो से जमीनी। इसका मतलब होता है ग्रास रूट यानी घास की जड़, यानी ग्रास रूट यानी आम आदमी की राजनीति। न उस समय उनके पास संगठन था, न तो उनके पास पैसे थे, लेकिन टीएमसी को मजबूत करने के लिए उन्होंने एनडीए से पहले हाथ मिलाया। 1998 में लोकसभा चुनाव होता है। टीएमसी ने एनडीए के साथ गठबंधन करती है और 7 सीटें जीत जाती हैं। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, 7 सीटें कम नहीं हैं, 7 सीटें ये जीतती हैं। ये शुरुआती जीत ने ममता बनर्जी को एक अलग ताकत दी, एक अलग फेस दिया। और होता है ना कि जब आप शुरू में कोई काम करते हो और उस काम में आपको परिणाम मिलता है तो वो काम और करने में मजा आता है। 1999 में भारत की पहली रेल मंत्री बनती हैं। उसके बाद 2011 में विधानसभा चुनाव आता है। ममता बनर्जी का नारा परिवर्तन का रहता है, मनुष्य माटी, इस तरीके का वाला नारा भी रहता है। और उसके बाद 34 साल पुरानी जो वामपंथी कम्युनिस्ट सरकार रहती है उस सरकार को उखाड़ फेंकती हैं। और उसके बाद 2011 में टीएमसी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। फिर 2016 में फिर जीती 211 सीट से और उसके बाद 2021 में बीजेपी की कड़ी चुनौती के बावजूद 215 सीट जो है वो टीएमसी हासिल करती है। लेकिन दोस्तों, अब अगर 2026 की बात किया जाए तो ममता बनर्जी 71 साल की हो गई हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो आज भी उसी तरीके का रखती हैं। सूती साड़ी, एकदम सादगी वाला, सस्ती चप्पल, जनता के बीच सीधा संवाद, ये उनकी सबसे पुरानी और सही चीज़ है जो आज तक बदली नहीं। एक 150 रुपए का, 200 रुपए का चप्पल जो है वो पहन के चलती हैं। एक सादी सी सूती कपड़ा जो है साड़ी के तौर पर वो प्रयोग करती हैं। उनके पास दोस्तों इस बार जो हलफनामे में है वो और दंग करने वाली बात है। उनके पास न कोई चल अचल संपत्ति है, मतलब घर, जमीन, प्लॉट, ये सब चीजें नहीं है। न कोई कार है, न वाहन है, न शेयर है, न बॉन्ड है, न इंश्योरेंस पॉलिसी है। हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति उन्होंने 15 लाख दिखाया है। ये 2000 इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो उस समय कम, मतलब 1 लाख उससे कम हो गया है, 16-17 लाख था, अब वो तो और कम हो गया है। हाथ में नगद जो की बात किया जाए जिस हलफनामे में है वो 69,570 रुपए दिखाया गया। कोई भी मुकदमा नहीं है इस मुख्यमंत्री के ऊपर। आज मैंने दोस्तों आपको बताया ममता बनर्जी की पूरी कहानी। तो दोस्तों, एक साधारण परिवार की बेटी से लेकर पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंचने का ये सफर हमें यही सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे अडिग हों तो किस्मत भी रास्ता बदल देती है। गरीबी, संघर्ष, अपमान, हमला, विरोध, बगावत और आखिरकार सत्ता। ममता बनर्जी की ये कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, इस पूरी कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा आपको कौन सा लगा? वो कसम, वो संघर्ष, या फिर सत्ता तक पहुंचने का उनका जज्बा? अगर आपको ऐसी ही अनसुनी, चौंकाने वाली और प्रेरणादायक राजनीतिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी भी होगी ऐसी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सनसनीखेज कहानी के साथ।